मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट रिएक्शंस देखी एल्किल हैलाइड्स की, और उन रिएक्शंस में हमने सबसे पहले एस्टर्स का संश्लेषण किया। एस्टर के संश्लेषण के बाद हमने फ्यूडल-क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा एल्किल बेंजीन का निर्माण किया। फिर हमने स्ट्रेटा संश्लेषण के द्वारा सोडियम एल्किल सल्फोनेट का निर्माण किया, और लास्ट में हम कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले हमने देखो इनसे जो उत्पाद बनेंगे वो बनेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। जब एल्किल हैलाइड धातुओं से अभिक्रिया करेंगे क्या बनते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। कौन कौन से बनेंगे? पहला तो बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पहला कौन सा बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरा बनेगा आपके डाई एल्किल जिंक। दूसरा कौन सा बनेगा? डाई एल्किल जिंक। तीसरा बनेगा कार्ब लिथियम यौगिक। कार्ब लिथियम यौगिक। चौथा बनेगा टेट्रा एल्किल लैट। टेट्रा एल्किल लैट। ठीक है। इस तरीके से भिन्न भिन्न कार्ब धात्विक यौगिकों का हम निर्माण करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण शुरू किया था। ये कैसे बनता है? देखिए, जब कोई एल्किल हैलाइड क्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर में, इसमें शुष्क ईथर में, तो क्या बन जाता है? RMgX। क्या बन जाता है? RMgX। ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एग्जाम्पल के लिए देखिए, C2H5Br प्लस Mg शुष्क ईथर, इससे क्या बन जाएगा? C2H5MgBr। C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? C2H5MgBr बनाए।
अब देखिए इसके बाद हमने डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण किया, तो डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण कैसे करते हैं? देखिए, ये दो एल्किल हैलाइड के अणु जब जिंक से रिएक्शन करेंगे शुष्क ईथर में, इसमें शुष्क ईथर में, तो बन जाएगा R2Zn और बाहर निकल जाएगा ZnH2। इस डाई एल्किल जिंक को हम इसे क्या बोलते हैं? डाई एल्किल जिंक ये कहलाता है फ्रैंकलिन अभिकर्मक। फ्रैंकलिन अभिकर्मक। ठीक है, अगर देखिए हमने लिया 2CH3Br प्लस 2Zn शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा? डाइमेथिल जिंक और ZnBr को बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एल्किलाइड जिंक से विक्रिया करके डाई एल्किल जिंक बनाता है, जिंक का लवण बाहर जाता है। यहाँ पर देखो ZnBr तो बाहर हो गया और मिल गया डाई मेथिल जिंक। क्या नाम है इसका? डाई मेथिल जिंक। डाई दो मेथिल है, डाई मेथिल जिंक। ठीक है, तो हमने कृत्या अभिकर्मक बना दिया, डाई एल्किल जिंक बना दिया। अब बनाएंगे कार्बोलिथियम यौगिक। अब क्या बनाएंगे? कार्बोलिथियम यौगिक। तो एल्किल हैलाइड धातुओं से विक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। ये क्या होते हैं? जिनमें एक तो जुड़ा होता है कार्बनिक समूह, एक के जुड़ा होता है धात्विक समूह। देखो ये आज एल्किल समूह है, ये कैसा समूह है? कार्बनिक समूह, और ये धात्विक समूह। तो जब कार्बनिक समूह धात्विक समूह में जुड़ता है तो क्या बन जाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। देखो ब्रिनज़ान अभिकर्मक भी क्या था? एक कार्ब धात्विक यौगिक था। डाई एल्किल जिंक भी क्या है? एक कार्ब धात्विक यौगिक है। देखो डाइमेथिल जिंक, डाइमेथिल क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक, और जिंक धात्विक यौगिक। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? हमारा कार्ब धात्विक यौगिक, जिसे हम बोलते हैं डाई एल्किल जिंक, जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन अभिकर्मक। अब देखिए
अब करेंगे एल्किल लिथियम का, कार्ब लिथियम भी बोलते हैं जिसे, एल्किल लिथियम का संश्लेषण। तो नंबर 3 पे है एल्किल लिथियम का संश्लेषण। एल्किल लिथियम का संश्लेषण। देखो ये एल्किल हैलाइड है, जब ये रिएक्शन करेगा लिथियम से तो ये इस तरीके से LiX बाहर हो जाएगा और बन जाएगा ये एल्किल लिथियम, और ये LiX बाहर हो जाएगा। RLi को बोलते हैं एल्किल लिथियम। R से क्या बन गया, एल्किल, और लिथियम तो है ही, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने देखा C2H5Cl एथिल क्लोराइड जब करेगा रिएक्शन 2Li से, किससे, 2Li से, क्या बन जाएगा, CH3Li मैथिल लिथियम, और बाहर निकल जाएगा LiCl, बाहर क्या निकल जाएगा LiCl। तो ये C2H5 है, मैथिल नहीं है, तो क्या बन जाएगा एथिल लिथियम। ये क्या है, एथिल लिथियम। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड लिथियम से विक्रिया करके एल्किल लिथियम बनाते हैं और लिथियम के लवण बाहर जाते हैं। जैसे कि एथिल क्लोराइड ने लिथियम से विक्रिया की, एथिल लिथियम बनाया और LiCl बाहर हो गया। तो इसे भी लिखिए आप, अब देखिए लास्ट है टेट्रा एल्किल लैड का संश्लेषण, जो कि अब स्फोटक कार्य के रूप में काम में लिया जाता है। तो लास्ट है आपके टेट्रा एल्किल लैड का संश्लेषण।
टेट्रा एल्किल लेड का संश्लेषण। देखिए, जब भी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे मिश्र धातु से, मिश्र धातु काम में लेंगे सोडियम और पीबी की, ठीक है। तो देखिए, सोडियम और पीबी की मिश्र धातु हमने काम ली, हमको टेट्रा एल्किल चाहिए, तो 4 एल्किल समूह हो चाहिए। हमारे पास 4, हम क्या लेंगे एल्किल हैलाइड के अणु, ये लेंगे हम दो NaPb, ठीक है। तो देखिए, टेट्रा एल्किल लेड क्या होता है, क्या बन जाएगा, देखो ये होता है टेट्रा एल्किल लेड R4Pb, और ये Na क्या बनाएगा, NaX, ठीक है। Na क्या बनाएगा, NaX, ठीक है। तो यहां पर देखो NaX कितने हैं, 4, तो 4X है, तो हम 4 ही Na लेंगे, तभी तो NaX बनेगा। तो 4Pb R4Pb 4 क्या बन गया, NaX। अब Pb कितने रह गए, 6, 3Pb 6 रह गए। तो ये हमको क्या मिल गया, टेट्रा एल्किल लेड, टेट्रा 4 एल्किल, टेट्रा एल्किल लेड, ठीक है। इसको हम अब स्फोटककारी, कैसा होता है ये, पेट्रोलियम में अब स्फोटककारी, एंटी नॉकिंग एसिड, पेट्रोलियम में काम में लेते हैं अब स्फोटककारी के रूप में। जनरल साइंस का सवाल है। अब देखिए एग्जांपल, हमने लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जब ये रिएक्शन करेगा 4NaPb से, तो ये बनाएगा टेट्रा एथिल लेड, तो C2H5 का होल 4Pb प्लस 4NaBr प्लस 3Pb क्या बन जाएगा, 3Pb बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसे देखो
मैथिल आयोडाइड के 4 मॉलिक्यूल साथ में कराएं 4 NaPb की रिएक्शन मिश्र धातु सोडियम और लेड की, तो क्या बन जाएगा टेट्रामेथिल लेड। क्या बन जाएगा टेट्रामेथिल लेड, और बाहर निकल जाएगा 4NaI साथ में 3Pb, साथ में क्या बाहर निकल जाएगा 3Pb। तो इस तरीके से हम कार्ब धातु यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। यहाँ आके हमारी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है विलोपन अभिक्रियाएं। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु से दो परमाणु या दो प्रतिस्थापी जब बाहर निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। जैसे कि देखिए A से जुड़ रहा है X और B से जुड़ रहा है Y। अब ये XY दोनों बाहर निकल जाएं तो क्या बन जाएगा A डबल बॉन्ड B, X और Y बाहर निकल गए। तो छोटे मॉलिक्यूल का इसमें क्या होता है विलोपन होता है। ये दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं इस तरीके से और क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है। तो लिखिए ये 1 और ये 2, इसे हम 1-2 विलोपन भी बोलते हैं। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से दो परमाणु या प्रतिस्थापी विलोपित हो जाते हैं विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो विलोपन अभिक्रियाओं में निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से दो परमाणु या समूह के विलोपन से बंध बनता है। ये बंध बनता है विलोपन से, ठीक है। दो परमाणु या समूह के विलोपन से बंध बनता है, इसलिए इसे 1-2 विलोपन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं 1-2 विलोपन कहते हैं, ठीक है।
मैंने एग्जाम्पल बनाया है, मान लीजिए इसमें उड़ रहा है x, बीच में उड़ रहा है y, तो ये निकटवर्ती परमाणु है, कार्बन परमाणु। मान लीजिए कार्बन होता है एक की जगह बी की जगह कार्बन होता, तो इससे छोटा अणु बाहर निकल रहा है, ये XY, ये नया बंध बन रहा है A डबल बॉन्ड B, और XY छोटा अणु बाहर निकल रहा है। तो ये जो विक्रिया है वो विलोपन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखो यदि हम एग्जाम्पल लें, ये सैंपल था हमारा, अब हम लेंगे एग्जाम्पल। देखो जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा से इस तरीके से HCl बाहर होगा, और हमें क्या मिल जाएगा? ये एथीन, बाहर क्या होगा? HCl। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइडों में हैलोजन वाहक कार्बन, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हैलोजन, हैलोजन वाहक कार्बन। तो देखो एल्किल हैलाइडों में हैलोजन वाहक कार्बन, हैलोजन वाहक कार्बन को अल्फा कार्बन, हैलोजन वाहक कार्बन को अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट निकटवर्ती कार्बन को, और उसके जस्ट निकटवर्ती कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। देखो अल्फा कार्बन से तो निकलता है बाहर हैलोजन, और बीटा कार्बन से क्या बाहर निकलता है? ये प्रोटॉन। तो देखो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन के साथ साथ अल्फा कार्बन के हैलोजन के साथ साथ बीटा कार्बन का प्रोटॉन भी बाहर निकलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए अल्फा कार्बन के, अल्फा कार्बन के हैलोजन के साथ साथ, अल्फा कार्बन के हैलोजन के साथ साथ बीटा कार्बन का, बीटा कार्बन का, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में हटता है, प्रोटॉन के रूप में हटता है, इसलिए इसे, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो ये बन गई एल्कीन एथीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो,
अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन ये है कि यदि किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्या है बीटा हाइड्रोजन है, क्या है एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है, तो हमें उत्पाद के रूप में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन प्राप्त होंगी और उन एल्कीनों में से कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी इसके लिए हम सेटजेफ का नियम काम में देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु है, तो वो एग्जांपल देखो आपके सामने है CH3 CH2 CH Br CH3, ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो इसमें क्या होता है कि कार्बन जिससे एटम जुड़ा है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। अब ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन है, तो इसमें दो प्रकार के बीटा कार्बन है। यदि प्रोटॉन यहां से निकलता है इस बीटा कार्बन से निकलता है और यहां से Br निकलता है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तब क्या बनेगा उत्पाद? देखो उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटीन। और अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है यहां से Br निकलता है तो अब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब क्या बन जाएगी 2 ब्यूटीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो एक से अधिक प्रकार की एल्कीन हमें प्राप्त हो रही है यदि अणु के अंदर एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन है, तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी, ज्यादा मात्रा में बनेगी, इसके लिए हम काम में लेते हैं इसका नियम सेटजेफ का नियम। सेटजेफ का नियम, इस कंडीशन में हम क्या काम में लेंगे? सेटजेफ का नियम काम में लेंगे और उसी के अनुसार हम उत्पाद का स्थायित्व निर्धारित करें। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये तो बनता है देखो 19% और ये बनता है 81%। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेटजेफ का नियम क्या होता है, क्यों 2 ब्यूटीन ज्यादा स्थायी है 1 ब्यूटीन से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।